स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी किस्म के कम्पैटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी किस्म के एग्ज़ाम्स में आपको अपेयर होना है, लेट्स से वो कॉमन बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि आपको कोई हाउस वाइफ हैं जिसका ऐसे लिखने से कोई ताल्लुक़ ना हो, लेकिन ऑब्वियसली आपके बच्चों को ज़रूरत पड़ सकती है। आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि अगर कभी आप जॉब हंट करने जाते हैं तो ऐसे नॉर्मली लिखवाया जाता है, क्योंकि ऐसे किसी की भी पर्सनालिटी की एक मुकम्मल अक्कासी होती है जो किसी भी इंसान के बारे में बता सकता है कि वो कितना क्लियरली चीज़ों को लेकर सोचता है, वो कितना ओपिनियनेटेड है और कितने अच्छे से वो चीज़ों को जो है वो पुट अप करना जानता है। तो आज का जो लेसन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे की सीरीज़ में हम लोगों ने जो पहली चीज़ आज हमने डिस्कस करनी है वो है कि ऐसे में इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है और थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। क्योंकि आपको पता है किसी भी मज़मून का जो पहला पैराग्राफ होता है वही पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है कि आइदर ये कैसा होने वाला है। आपने कोई स्टोरी पढ़ी हो, कुछ भी पढ़ा हो, तो आप पहले पैराग्राफ में डिसाइड कर लेते हो आइदर आपको पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। तो हमेशा इसको इंट्रोडक्शन को बहुत मेहनत, बहुत ध्यान और बहुत तरतीब से और बहुत सी चीज़ों को माइंड में रख के लिखा जाता है। और आज के लेसन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिकली इंट्रोडक्शन या तारुफ़ जो होता है किसी भी ऐसे का, उसको कैसे लिखा जाता है। तो आपने एक एक लफ्ज़ को बहुत गौर से सुनना है। ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट, द इंट्रोडक्शन directs the reader into the body of the write-up. It needs to have an attention-grabbing opening to draw the reader in. A quotation, an analogy, a query, etc. could all serve as this hook. अच्छा, यहाँ पर एक बात हो रही है हुक की। हुक क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जहाँ पर हुक कैसी होती है? ऐसी होती है। हुक किसी को कहते हैं ना, ऐसी चीज़ जिस पर हम किसी चीज़ को टांग सकते हैं, ठीक है। ऐसी होती है हुक। हुक ये चीज़ होती है इस पर हम किसी चीज़ को टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। तो हुक बहुत ज़रूरी होती है शुरू के इंट्रोडक्शन में, ताकि कोई भी रीडर जो पढ़ने वाला है वो उसको और पढ़े कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहा है, अच्छा क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जितना ज़्यादा वो आपके मतलब पैराग्राफ को या ऐसे को पढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल है। तो उसके लिए हुक स्टेटमेंट ज़रूरी होता है, जहाँ पर कोई भी अटक के रह जाए कि अच्छा अगर किसी ने ये बात की है तो क्यों की है। और बेसिकली हुक क्या होता है? एक अटेंशन ग्रैबिंग ओपनिंग होती है। यानी आपने कोई भी ऐसे लिखा तो ऐसे लिखने से पहले आपने एक ऐसी लाइन लिख दी कि अगला इंसान सोच में पड़ जाए कि ये क्या कहना चाहता है, इसका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने पाक चाइना रिलेशंस पे एक ऐसे लिखा तो शुरू में लिख दिया कि चाइना कैन बी द वर्स्ट एनिमी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, लेट्स से आपने जो भी आपका ओपिनियन था आपने उसको इस तरीके से लिखा कि अगला इंसान सोचने में मजबूर हो गया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है, और आगे जाके वो आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए, जो भी आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर इतना सा कि आपने बस यही याद रखना है कि इंट्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है और बिल्कुल खुला खुला साफ साफ नहीं लिख देना फैक्ट्स एंड फिगर्स के इंसान की बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं और ऐसे और ऐसे। उसमें आपने कुछ स्पाइस डालना है, कुछ ऐसा हिडन कोविटस उसमें कह लें कि आपने उसको कुछ हिडन रखना है, कुछ इम्प्लाई करना है जिसको समझने के लिए रीडर को आगे जाना ही पड़े, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना ही पड़े। तो हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में जो इट शुड फर्स्ट ग्रैब द रीडर्स इंटरेस्ट बिफोर प्रोवाइडिंग सम कॉन्टेक्स्ट फॉर द सब्जेक्ट। नहीं, जिस भी मजमून पर, जिस भी टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं, उस ऐसे लिखने से पहले आपने जो रीडर है उसकी अटेंशन को क्या कर लेना है? ग्रैब कर लेना है। द इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट शुड बी सफिशिएंटली ब्रॉड फॉर द रीडर्स टू कॉम्प्रिहेंड द प्राइमरी क्लेम बिफोर ग्रेजुअली नैरोइंग टू इंट्रोड्यूस द थीसिस स्टेटमेंट। जो इंट्रोडक्शन होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है। जो इंट्रोडक्शन बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 पार्ट्स में होता है। जो पहला पार्ट होता है, जो कह लें कि लेट्स से कि 2 पार्ट्स हैं, एक पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ जिनको मिला के लिखा जा रहा है। पहला जो इंट्रोडक्शन है, दूसरा जो है वो थीसिस है। तो जो इंट्रोडक्शन होगा वो थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में होगा, उसमें ज़्यादातर हम चीज़ों को क्या करेंगे? कवर करेंगे, जो भी हम ऐसे में बात करने वाले हैं। और जो थीसिस स्टेटमेंट होगा वो नैरो होगा, यानी कि वो एक निश की तरह होगा। एक निश होती है, एक छोटी सी एक कह लें कि आइडिया है, एक थॉट है, जिसको हमने पूरे ऐसे में जाके उसको क्या करते रहना है? जस्टिफाई करते रहना है। उसको हम लोगों ने बताना है कि हमने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था। तो थीसिस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। योर एसे थीसिस स्टेटमेंट इनकैप्सुलेट्स इट्स की आइडियाज़, इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द रीडर इंडिकेटिंग व्हाट द एसे विल कंटेंट एंड व्हाई द मोस्ट इफेक्टिव थीसिस आर। आगे मैं आपको चल के बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी सी बात समझ लें कि जो ऐसे की जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो ओवरऑल इनकैप्सुलेट कर रही है इसके की आइडियाज़ को। नहीं, जितने भी आपके थॉट, आपका जो भी ऐसे जो है उसको कह लें जैसे कूज़े में दरिया को बंद करना, कूज़े में समंदर को बंद करना कहते हैं ना, कि सारी बात को अगर हम एक बात में कह दें
तो उससे रीडर को समझ आ जाती है अच्छा ये बंदा जो है अब ये बात सारी करने वाला है आगे जाके, ठीक है, जो आपकी बेसिकली ओपिनियन है उसको लेकर। इसको हम मज़ीद एक मिसाल के थ्रू भी समझेंगे आगे चल के। अभी हम समझ लेते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। एक तो कंसाइज़ होना चाहिए, यानी कि डोंट यूज़ मोर वर्ड्स दैन रिक्वायर्ड इन योर थीसिस स्टेटमेंट, कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट इन 1 और 2 सेंटेंसेस। सेकेंडली, स्टेट योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है कि अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बहुत लंबा चौड़ा, ऐसे होता है ना समटाइम्स हम कंटेंट बनाने के लिए लिखते जाते हैं कि लंबा होगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं करना। थीसिस स्टेटमेंट आपकी छोटी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा रीडर का जो है इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो समझ जाएगा कि आप क्वालिटी का कंटेंट जो है वो लिखने वाले हो, प्रोड्यूस करने वाले हो। दूसरा, ये कंट्रोवर्शियल, जो थीसिस शुडंट बी अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एफर्मेशन ऑफ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आप जो भी थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हो वो बिल्कुल टू द पॉइंट, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब जैसे मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन बॉडी हैज़ 206 बोन्स, इस तरह से आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं रख देने ताकि ये ना हो कि लोगों को बोरिंग लगे कि हाँ इसमें कुछ खास नहीं होने वाला, वही बातें जो हमें पहले से पता है। आपने इसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बनाना है। अ स्ट्रॉन्ग थीसिस असर्शन इज़ वन दैट कॉल्स फॉर एडिशनल रिसर्च एंड एनालिसिस टू सपोर्ट इट। आपने इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल बनाना है, यानी कि आपने ऐसा करना है कि जब आप उसको पढ़ें तो आप जहन में नहीं मैं तो अग्री नहीं करता, ज़रूरी नहीं है ऐसा हो जो कह रहा है। तो अब ज़रूरी नहीं है को सुनने के लिए आपको पता होगा अगला बंदा रिसर्च करके आया हुआ, चलो इसके हम आर्ग्यूमेंट सुनते हैं क्या कहना चाह रही है। अगर इसने कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया है थीसिस के ज़रिए तो वो एक्चुअली मतलब उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास क्या क्या डिटेल्स मौजूद हैं। उसके बाद कोहेरेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जो थीसिस स्टेटमेंट होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए। जितने भी आपकी पैराग्राफ्स हैं, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ऐसा नहीं कि बात आप कर रहे हैं शुमाल की और थीसिस स्टेटमेंट में आपके जनूब लिखा हुआ है। यानी कि कोहेरेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना चाहिए, बहुत परफेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। जो भी बात आप आगे जाके करने वाले हैं आपके थीसिस स्टेटमेंट में वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें मौजूद नहीं हो सकती, लेकिन वही बात जो मैंने आपसे कहा था, अगर आप कूज़े में दरिया को कूज़े में बंद करना जानते हैं, एक ही मतलब बहुत ब्रॉडर बात को एक बात में कहना जानते हैं, तो आप परफेक्ट थीसिस स्टेटमेंट लिख सकते हैं। नहीं भी लिख सकते तो कोई मसला नहीं है, ये आपके सामने एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख दिया गया है, रख दिया गया है, ताकि आप समझ सकें कि भाई किस तरह से इंट्रोडक्शन आपने किसी भी ऐसे का लिखना है, बिकॉज इट इज़ द most important part of an essay, because it is going to decide the fortune of your essay, that either it's going to be read or to be neglected, या फिर ट्रैश बिन में जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पर्टिकुलरली एस्पिरेंट्स के लिए जो CSS कर रहे होते हैं या किसी भी तरह के कमीशन के एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं, कि वो लोग जो हैं इसको काफ़ी लाइट लेते हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट को, इंट्रोडक्शन को, वो समझते हैं कंटेंट इज़ एवरीथिंग, कि अगर हम 28 पेज लिख देंगे ऐसे के तो इट इज़ अ बिग थिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने पेपर को खर्च नहीं करना, आपने काम की बात टू द पॉइंट करनी है, पढ़ने वाले को मज़ा आना चाहिए। तो आपके सामने जो टॉपिक इंट्रोडक्शन लिखा गया, ये बेसिकली इसका जो कह लेंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। अगर हम इसका मैं आपको टॉपिक बताऊँ कि यूजेस ऑफ इंटरनेट के, either internet is useful or it is having uses or disadvantages। तो इसको अब आपको टॉपिक दिया गया था, अब आपने देखें जिसने लिखने वाले ने लिखा है, द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट हैज़ हैड अ वर्ल्ड चेंजिंग इफेक्ट, not least on the world of education. The use of the internet in academic context and among young people more generally is hotly debated. For many who did not grow up with this technology, its effects seem alarming and potentially harmful. This concern, while understandable, is misguided। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसने एक ब्रॉड वे में अपनी बात को जो है कह लें कि बताने की कोशिश की है। जो फैक्ट है क्या है, यहाँ से लेकर जो मैंने मार्क किया, ये क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो ब्रॉड वे में बताए गए हैं कि इंटरनेट ने दुनिया को बदलने में क्या किरदार अदा किया है, ठीक है, और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में क्या किया है, यंग पीपल के लिए क्या किया है, और इस ये भी कहा कि हॉटली डिबेटेबल है ये इसका जो इंटरनेट का यूज़ है। तो इसने सारी बात बड़े ब्रॉड वे में इसने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंट्रोडक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक वो जहाँ पे ब्रॉडर वे में सारी बात कवर की जा रही होती है। अब जो यहाँ पर नेक्स्ट जो शुरू होने वाला है, जो मैं कि ग्रीन से मार्क करूँगी, द नेगेटिव से लेकर द टीचर्स तक जो है इसकी थीसिस स्टेटमेंट है। अब इसको पढ़िएगा। द नेगेटिव्स ऑफ इंटरनेट यूज़ आर आउटवेड बाय इट्स
many benefits for education. The internet facilitates easier access to information, exposure to different perspectives, and a flexible learning environment for both students and teachers. यानी ये कह रहे हैं कि ऑल्दो इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव वो हैं इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन इसके जो यूजेस हैं वो आउटवे कर देते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को, यानी कि जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं नुकसानात की निस्बत। अब ये इसमें देखें आप प्योरली एक ये जो नीचे वाली लाइन्स हैं इन सब में उसने एक अपनी ओपिनियन दी है कि जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, जो नुकसानात हैं वो कम हैं। अब पूरे बाकी के ऐसे में वो इस अपनी ओपिनियन को, यानी कि इंटरनेट ज़्यादा मुफीद है नुकसानदेह होने के मुकाबले में, वो इस पूरे अपने थाट को जस्टिफाई करने जा रहा है बाकी के सारे ऐसे में। तो थीम आपने सोच समझ के लिखनी है। अब थीसिस आपने जो लिख दी, तो अब क्या होगा, रीडर यहाँ पर हुक भी हो जाएगा। हुक इसलिए हो जाएगा क्योंकि कहेगा अच्छा अगर ये कह रहा है बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो चलो चल के देखते हैं क्या रिसर्च करके आया, क्या क्या फ़ायदे बताने लगा है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही कि पावरफुल ऐसे का जो इंट्रोडक्शन होता है वो कितना पावरफुल होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसमें एक ब्रॉड वे में भी चीज़ को कवर किया जाता है, दूसरा आपका पर्सनल ओपिनियन का भी टच होता है, एक थीसिस स्टेटमेंट भी दिया जाता है जिसको आप फर्दर रिसर्च से आगे चलकर साबित करने वाले हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अब आप समझ पाए कि प्रॉपर पर्टिकुलर सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। अगर आप एफए के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपसे इस सब्जेक्ट के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको जज करने के लिए टेस्ट भी लिया जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप एक किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन एक लिख कर आप चेक भी करवा सकते हैं एफए डिजिटल के पर्सनल नंबर पर। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं फॉर अ रेगुलर कोर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट।